नमस्कार। इतिहास के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बीए फर्स्ट ईयर का जो यूनिट फर्स्ट है, फर्स्ट पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है इतिहास को जानने के स्रोत या प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, उसके बारे में अध्ययन किया था। वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उससे पहले वाले भाग के अंदर हमने साहित्यिक स्रोतों का जो अध्ययन किया था। हम सभी जानते हैं कि हमने जैसे पढ़ा है कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों को इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया है। वो आपके साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी विवरण। तो इससे पहले वाले जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम इससे आगे जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं कि भारतीय इतिहास को जानने के और विशेष रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के हमारे जो पुरातात्विक स्रोत है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दें आप लोग, बीए फर्स्ट ईयर वाले, जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको जानने के जो स्रोत है, उसमें जो पुरातात्विक स्रोत है, उस पुरातात्विक स्रोतों के अंदर सबसे पहला आपका जैसे अभिलेख है, स्मारक एवं भवन है, सिक्के हैं, मोहरे हैं, मूर्तियां हैं, मृदभांड है, चित्रकला। फिर से समझ ले आप लोग, प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के जो स्रोत है उनको 3 भागों में विभाजित किया है। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी विवरण। इससे पहले हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है पुरातात्विक स्रोत, तो या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसमें आपको ध्यान देना है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के अंदर पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, पुरातत्व में कौन कौन सी चीजें आएगी, कौन कौन से साक्ष्य आएंगे, कौन कौन से स्रोत आएंगे जिनके आधार पर हम अध्ययन करते हैं या जिनके आधार पर जो इतिहास है वो लिखा जाता है या लिखा गया है। तो इस पुरातात्विक स्रोतों को कैटेगरी में बांटा गया है, उसकी भी श्रेणियां बनाई गई है। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर कौन कौन से, या यूं समझिए कि कौन कौन सी चीजें जो होती है वो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर गिनी जाती है। तो उसमें पहला है आपके जैसे अभिलेख। अभिलेख आपके पुरातात्विक स्रोतों में माने जाएंगे। इसके अलावा स्मारक और भवन, ये भी आपके पुरातात्विक स्रोतों में माने जाएंगे। इसके अलावा सिक्के और मोहरे, ये भी आपके पुरातात्विक स्रोतों में माने जाएंगे। इसके अलावा मूर्तियां आपके पुरातात्विक स्रोतों में माने जाएंगी। इसके अलावा मृदभांड, ये भी आपके पुरातात्विक स्रोतों में माने जाएंगे। और चित्रकला, जहां से भी हमें चित्रकला मिली है वो भी पुरातात्विक स्रोतों के अंदर माने जाएंगे। अब ये जो पुरातात्विक स्रोत है और इनकी जो कैटेगरी बनाई गई है, तो पहले हम जैसे अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं। अभिलेख वो किसी पर भी लिखे हो सकते हैं, वो पत्थर पे हो सकते हैं, किसी धातु की पट्टिका पे हो सकते हैं, जिनको ताम्र पत्र कहते हैं, उनके ऊपर भी हो सकते हैं। जो लेख लिखे होते हैं आज भी हम सभी जानते हैं, जैसे कोई बड़ी इमारत बनती है तो उसका जो अनावरण होता है या कोई दानदाता अपनी राशि से या अपने सहयोग से किसी भवन का निर्माण करवाता है, किसी कोई भी भवन हो, भले वो मंदिर हो या और कोई सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कोई जो है स्मारक हो, उसके ऊपर वो अपने नाम की स्मृति में या अपने पूर्वजों की स्मृति में जो कुछ भी वो लिखवाता है, भले वो पत्थर का कोई स्लेट हो या पत्थर का टुकड़ा हो, उसके ऊपर जो खोद करके लिखा जाता है, या भले वो तांबे का जो कोई धातु की पट्टिका हो या किसी भी धातु की हो सकती है, भले तांबा हो या और कोई धातु, उसके ऊपर जो लिख करके अगर कहीं चिपका दे तो वो हमारे अभिलेख माने जाते हैं। और उसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है कि फला फला जो इमारत है वो फला फला व्यक्ति ने बनाई है, किस सन में बनाई है, इस पर कितने रुपए खर्च हुए हैं, और उसके परिवार की भी उसके अंदर उसकी जानकारी मिलती है। यानी जो अभिलेख के अंदर जो उसमें बातें दे रखी है, वो डेट दे रखी है, उस मतलब वो जो तारीख, यानी इस तारीख के अंदर वो भवन का निर्माण करवाया गया है, उसमें अगर कोई राशि खर्च है तो वो है, और जो अनावरण की, उद्घाटन की या जो तारीख दे रखी है तो उससे हमें उसकी समय सीमा या उसके काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्राचीन भारत के अंदर भी ये परंपरा रही थी कि कोई भी शासक, कोई भी दानदाता जो उस दौर में अगर किसी भवन का निर्माण वगैरह या कोई भी वस्तु अगर वो कोई बनवाता था तो वो अभिलेखों का निर्माण करता था, उसके ऊपर अभिलेख है वो लिखवाता था। ठीक है। तो जैसे कि जो अभिलेख, वैसे ध्यान रखें कि अभिलेखों को लिखने की हमारे यहाँ पर जो परंपरा है वो सम्राट अशोक ने, मौर्य शासक जो अशोक है उसने आरंभ की थी। ठीक है। और उसने अपने अभिलेख जो पत्थर पर खुदवाए थे। ठीक है। तो अब इस अभिलेखों में कौन कौन से मुख्य अभिलेख है आप ये समझना है। वैसे अभिलेखों की एक लंबी श्रृंखला है,
जितने शासक हुए हैं प्राचीन भारत के अंदर, लगभग सभी ने अभिलेखों को लिखने की परंपरा डाली है। अशोक के काफी सारे अभिलेख हमारे देश के अंदर और देश से बाहर भी मिलते हैं। अब इन अभिलेखों का महत्व क्या है, क्यों लिखवाते थे वो अभिलेख? देखो, अभिलेखों से हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है इसके बारे में हमें समझना है। अभिलेखों से हमें उस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे अगर उसमें शासक का नाम है तो फला अवधि में कौन सा शासक था, उसमें जो तारीख दे रखी है वो उसके शासन काल के बारे में हमें जानकारी दे रही है। उस अभिलेख के अंदर जो भाषा लिखी गई है वो उस दौर की भाषा की हमें जानकारी दे रही है। उस अभिलेख की जो लिपि है वो उस दौर की लिपि के बारे में हमें जानकारी दे रही है। इसके अलावा उस अभिलेख में लिखी गई जो बातें हैं उसके द्वारा भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर उसमें कोई धार्मिक बातें लिखी गई है तो उस दौर के धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर कोई शासकीय आदेश है तो उस दौर के शासकीय आदेश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो कुछ भी बातें उसमें लिखी गई है, दूसरा वो गद्य में है कि पद्य में है, वो सभी बातें जो हमें अभिलेखों के बारे में या अभिलेखों के द्वारा हमें जानकारी मिलती है। मैंने आपको इससे पहले बताया है, या जो मैंने बात की कि अभिलेख जो है वो आपके पत्थर पे हो सकते हैं या किसी धातु की पट्टिका पे हो सकते हैं, वो किसी पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभिलेख कौन कौन से भारत में मुख्य रूप से, तो जैसे समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, गुप्त राजवंश का एक बहुत ही यशस्वी शासक हुआ है समुद्रगुप्त। अशोक के अभिलेख तो है ही सबसे महत्वपूर्ण। अशोक ने ही हमारे देश में अभिलेखों को लिखने की जो परंपरा डाली थी, और उसके बाद जितने शासक हुए उन्होंने भी अभिलेख लिखे हैं। तो मैं मुख्य बात आपको बता रहा हूं कि मुख्य शासक जो है, वैसे तो लंबी चौड़ी आपको लिस्ट है और आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है। तो जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, देखो ये प्रशस्ति का होता है किसी की प्रशंसा में लिखा गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, या कलिंग राज खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, या पुलकेशन द्वितीय का एहोल अभिलेख है। इसके अलावा बंगाल शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख है। इसके अलावा स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है। ये सारे जो अभिलेख हैं, सारे जो स्तंभ लेख हैं, ये सारे जो ये जो अभिलेख पत्र पे है, धातु की पट्टिका जिस पे भी लिखे हैं, हमें उस दौर की शासक के बारे में जानकारी, उसके शासन काल के बारे में जानकारी, उसकी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी, उस दौर की धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानकारी वगैरह ये देते थे। ये अभिलेखों का महत्व है और इस आधार पर ही हम इतिहास का निर्माण करते हैं। जैसे आज से अगर 50 साल पहले अगर किसी ने कोई भवन बनवाया है और उस भवन पर अगर कोई अभिलेख लगाया हुआ है और उस अभिलेख के अंदर उस भवन को बनाने वाले का नाम, किस सन में या किस तारीख को वो भवन का निर्माण आरंभ हुआ था, किस तारीख को उस भवन का निर्माण जो है वो पूरा हुआ है, उस भवन के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च हुई है, ठीक है, और उस भवन का उद्घाटन किसने किया है, ये सारी बातें, यानी वो जो उस भवन का पूरा जो इतिहास है, उस भवन का इतिहास जो हमें इस अभिलेखों के बारे में ही से ये हमें जानकारी मिलती है। तो ये अभिलेखों का महत्व है और ये अभिलेख हमारे पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणी में आते थे। तो प्राचीन भारत के अंदर हमारी ये परंपरा थी, आधुनिक में भी है, विशेष रूप से हम प्राचीन भारत को पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन भारत में जो ये परंपरा थी उस परंपरा के आधार पर अभिलेखों के द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा आता है स्मारक और भवन। वैसे स्मारक का अर्थ होता है किसी की स्मृति में बनाया गया, जो स्मारक वैसे किसी की स्मृति बनता है, और भवन सामान्य आप समझ लो ऐसे, इनसे भी भले वो आपके मंदिर हो, महल हो, तो उनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कोई स्मारक बना हुआ है तो अगर वो किसी की स्मृति में बना हुआ है तो हमें उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में उससे हमें जानकारी मिलेगी। उसके अलावा वो पत्थर का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है, तो उस दौर की वास्तुकला की हमें जानकारी देते हैं। उसके अंदर अगर कोई धार्मिक दृष्टि से कोई कलाकृति की गई है तो उस दौर के धर्म के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा महल है तो महल वगैरह भी हमें जो उस दौर की जो वास्तुकला है उस वास्तुकला की हमें जानकारी देते हैं। अगर मंदिर है तो मंदिर हमें उस दौर के धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। अगर कोई देवी देवता की मूर्तियां उसमें हैं तो उस दौर के धर्म के बारे में कि लोग उस दौर में कौन सी देवी देवता को मानते थे या किस धर्म को मानने वाले थे, इसकी भी हमें जानकारी मिलती है। अब ये समझता है कि जो स्मारक और भवनों के अंदर जो बनाने की जो शैली रही है हमारे देश के अंदर, जैसे उत्तर भारत की जो शैली है वो नागर शैली कही जाती थी। ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पर मंदिर निर्माण या जो भी स्मारक जो निर्माण किए जाते थे, निर्माण कार्य, तो उत्तर भारत के अंदर वो नागर शैली थी, और जब हम दक्षिण भारत की ओर जाते हैं तो उसको द्रविड़ शैली बोला जाता था। लेकिन
देश का वो भाग जहां उत्तर भारत की शैली भी प्रयुक्त होती थी और दक्षिण भारत की शैली भी प्रयुक्त होती थी, उसको कहते हैं वैशर शैली। यानी नागर और द्रविड़ शैली का जो मिला जुला रूप है उसको वैशर शैली बोला जाता था। तो उत्तर भारत में नागर शैली होती थी और दक्षिण भारत के अंदर द्रविड़ शैली। तो स्मारक और भवनों से भी हमें उस दौर के धर्म के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, वास्तुकला के बारे में हमें जानकारी मिलती है और उसके आधार पर हम इतिहास का निर्माण करते हैं। और इतिहासकारों ने इनके आधार पर भी इतिहास का निर्माण किया है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सिक्के और मोहरे। देखिए, सिक्के या मोहरे भी हमें जो है ऐतिहासिक जो जानकारियां प्रदान करते हैं। अब वो सिक्के धातु के हो सकते हैं, धातु में कई धातु हो सकती है, भले आपका हो सीसा हो, तांबा हो, चांदी हो, सोना हो, कोई भी वो धातु हो सकता है। इससे पहले ये समझना है कि सिक्कों का अध्ययन है उसको इतिहास में मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों का जो अध्ययन कहलाता है वो इतिहास में मुद्रा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। और सिक्कों के द्वारा, मोहरों के द्वारा हमें उस दौर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको ऐसे समझिए कि कहीं से हमें, कई बार आपने देखा होगा हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटित होती है, जैसे कई नींव खोद रहे हैं, कई भवन निर्माण कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं और वहां से किसी मटके के अंदर मोहरे मिली है या सिक्के निकले हैं। वो सिक्के भले सोने के हो, चांदी के हो, तांबे के हो, वो मोहरे हैं या उस दौर के जो प्रचलित जो सिक्के हैं वो है, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे सिक्कों पर जो आकृति बनी हुई है वो किसी राजा की आकृति है तो हमें उस राजा के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर किसी देवी देवता की आकृति है तो उस दौर के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि पर्टिकुलर जो उस दौर में कौन से देवी देवता की पूजा होती थी या मुख्य आराध्य देवी देवता कौन से थे। उसके ऊपर कोई तारीख दे रखी है तो हमें उस सिक्कों के उस दौर की तारीख के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी कि भाई ये सिक्का इतना पुराना है। सिक्कों की जो बनावट है, उसकी जो कलाकृति है, उससे भी हमें जानकारी मिलती है कि उस दौर की जो कलाकृति थी वो कैसी थी। यानी सिक्के सुडोल थे, सुंदर है या बेडोल है, तो हमें उस दौर की कलाकृति के बारे में भी जानकारी, टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जहां जहां भी सिक्के मिलते हैं, पर्टिकुलर जैसे हम किसी शासक का नाम लेते हैं, जैसे समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो जहां जहां से उसके सिक्के मिले हैं वो उसकी राज्य सीमा की और हमें हमारा ध्यान इंगित करते हैं। या ये समझिए कि आप जैसे किसी अदर स्टेट में मिले हैं तो इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर समुद्रगुप्त का जो राज्य का जो व्यापार था वो पर्टिकुलर किसी दूसरे राज्य के साथ में व्यापार होता था। तो व्यापारिक दृष्टि से हमें राज्य सीमाओं के बारे में भी ये सिक्के जो हमें जानकारी देते हैं। इसके अलावा जैसे सिक्के किसके मिले, अगर बहुत सारी मात्रा में सोने के सिक्के मिले हैं तो उस दौर के शासक की संपन्नता के बारे में, यानी जो शासक था वो आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्धशाली था, क्योंकि सोना, अगर वो सिक्के पूरे सोने के हैं, फिर सोने के सिक्के शुद्ध है या उसमें मिलावट है। अगर आगे आने वाले साल में समय के अंदर जैसे कि पर्टिकुलर पहले वाले हमें सिक्के जो मिले वो शुद्ध सोने के मिले हैं और उसी शासक के थोड़े समय बाद अगर कुछ सिक्के मिले मिलावटी, तो हम ये मालूम कर सकते हैं या हमें इतिहास से हम ये अनुमान लगाएंगे कि आगे आने वाले समय के अंदर उस शासक की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो गई थी। इसके अलावा तांबे के सिक्के का मिलना या चांदी के सिक्कों का मिलना, ये सभी हमें उस दौर की जानकारी देते हैं। ठीक है, तो सिक्कों के द्वारा भी या मोहरों के द्वारा भी हमें उस दौर की जानकारी मिलती है, उस दौर की आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर पर्टिकुलर किसी स्टेट के सिक्के अलग अलग दूसरे राज्यों से मिले हैं या दूसरे राजाओं की सीमाओं में मिले हैं तो उसका व्यापारिक संबंध जो है विभिन्न राज्यों से, वो हमें उसकी जानकारी मिलती है। जैसे कि अगर हड़प्पा की मोहरे, अगर हड़प्पा का जैसे कि जैसे मोहनजोदड़ो की अगर कोई मोहर है और वो हमें मेसोपोटामिया में मिलती है तो हमें उस दोनों स्टेट के अंदर, दोनों स्थानों के अंदर जो व्यापारिक संबंध है उसकी और हमें जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मूर्तियां हैं तो मूर्तियों को भी हमने आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर माना या पुरातात्विक स्रोतों के अंदर माना है। अब मूर्तियां किसकी बनी हुई है, वो मिट्टी की बनी हुई है, किसी धातु की बनी हुई है, और धातु में भी कौन से धातु की है, तो तांबे की है कि शीशे की है कि चांदी की है कि सोने की है कि, और फिर किस देवी देवता की मूर्ति है, किसी राजा की मूर्ति है या किसी देवी देवता की मूर्ति है। ठीक है, तो ये जो पूरा है ये जो इसके अलावा या वो पत्थर में से बनी मूर्ति है या मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है, ये हमें, और उसके ऊपर कोई लेख लिखा है तो वो भी हमें उस दौर के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है,
इसके अलावा जैसे मृदभांड है, मिट्टी के जो बर्तन वगैरह होते हैं, वो भी हमें उस दौर की कला संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं। कई बार हमने देखा होगा, आप देखते हो जैसे कि मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, तो बर्तन बनाने वाले उसके ऊपर कोई कलाकृति करते हैं, जैसे फूल पत्तियां है, किसी पशु पक्षी के चित्र वगैरह बनाना, तो वो उनकी कलाकृति के बारे में, कला संस्कृति के बारे में हमें जानकारी देते हैं। ध्यान रखें कि उसके अगर कोई उस बर्तन के ऊपर, मिट्टी के बर्तन के ऊपर अगर बनाने वाले ने कोई चित्र बनाया, जैसे किसी फूल पत्ती का बनाया है, तो फूल कौन सा है, या पत्तियां बनाए तो कौन से पेड़ पौधों की वो पत्तियां है, इसका मतलब वो उपलब्ध चीज या उसको ज्यादा पसंद करता है, या तो आप उसको ऐसे समझना है। या जैसे कि उसने अगर किसी जानवर का चित्र बनाया, किसी पशु पक्षी का जो चित्र बनाया, तो वो उसका प्रिय है, तो हमें ये उस दौर की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिलती है। यानी उस दौर में कौन से पशु पक्षी जो लोगों के प्रिय थे, यानी लोगों का कला के प्रति जो रुझान है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो हमें इसके बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे ठीक इसको चित्रकला में समझिए कि चित्र कहाँ बने हुए, वो चित्र दीवार पे बने हुए हैं, वो चित्र किसी बर्तन पे बने हुए हैं, वो चित्र किसी कागज तो क्या पहले कागज हुआ ही नहीं करता था प्राचीन भारत में, तो हम ऐसे समझे जनरली वो किसी मृदभांड पे बने हुए चित्र हो सकते हैं, किसी दीवार पे बने हुए चित्र हो सकते हैं, या किसी पत्थर की शिलाओं पे बने हुए चित्र हो सकते हैं। कि शुरुआती मानव हमने देखा है कि जब वो पर्वत कंदराओं में रहता था, तो उसके कई जैसे अवशेष में मिले हैं कि जो पर्वत कंदराओं पर भी चित्र बने हुए मिलते थे। ये उस दौर की जो पूरी पेंटिंग जो है, हमें पेंटिंग भी कई बातें हमें इतिहास की जानकारी देती है। और हम सभी जानते हैं कि आज भी जो चित्रांकन किया जाता है, तो चित्रों के द्वारा ही हम इतिहास का ही निर्माण किया जाता है। जैसे कि चित्रों के अंदर अगर किसी पशु पक्षी का चित्र है, जैसे कि कोई राजा है, राजा शिकार कर रहा है, शिकार करते उसका चित्र है, तो ये बताया जाता है कि जो उस राजा की जो अभिरुचि है, वो मनोरंजन के साधनों में शिकार भी उसको प्रयोग में होता था। इसके अलावा वो किन का शिकार करता था, या किसी पर्टिकुलर जानवर के साथ में उसका चित्र है, तो हमें उस दौर में उपलब्धता उस जानवर की या उसके पालतू जानवरों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो कुल मिलाकर हमें ये समझना है कि जो ये पुरातात्विक स्रोत है, इस पुरातात्विक स्रोतों की जो श्रेणियां हैं, भले आपके अभिलेख हो, स्मारक भवन हो, सिक्के मोहर हो, मूर्तियां हो, मृदभांड हो, चित्रकला हो, ये हमें उस दौर के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक, तो ये जो आपको समझना है, ये सिर्फ आप उसको ऐसे समझना, इसको आप किताब में आपको इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको हिंट्स देने के लिए यहाँ जो इसकी विभिन्न कैटेगरीज बनाई है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर आपको समझाएंगे कि इसमें जो प्रश्न आते हैं, जैसे कि जयनाल व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर का जो एग्जाम पैटर्न है, उस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो पेपर आता है, पेपर में प्रश्न, जैसे अगर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में से अगर कोई प्रश्न उठा के वो देते हैं, तो किस टाइप का प्रश्न आ सकता है, वो छोटा प्रश्न कौन सा हो सकता है, 250 वर्ड्स का जो प्रश्न है वो कैसा हो सकता है, या जो 15 नंबर का बड़ा प्रश्न है वो कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा है कि पुरातात्विक स्रोत है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। इससे पहले हमने जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था। तो आगे आने वाला जो वीडियो होगा हमारा, तो आगे आने उसमें हम विदेशी जो यात्री भाग में आए थे, या विदेशी हमारे स्रोत इस इतिहास निर्माण में कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार।